हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPCG 175 की बुक जिसका नाम है जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान, उसके थर्ड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है आत्म संप्रत्यय, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप वो भी देखिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। हाँ, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा क्वेश्चन है आत्म संप्रत्यय के लक्षण लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है या में आत्म संप्रत्यय क्या है, इसके लक्षणों का वर्णन करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हमें आत्म संप्रत्यय के बारे में बताना है और उसके लक्षणों के बारे में बताना है। सबसे पहले हम आत्म संप्रत्यय की डेफिनेशन देखते हैं। तो आत्म संप्रत्यय होता क्या है? आत्म संप्रत्यय को हम इंग्लिश में सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जिस प्रकार हम खुद को देखते हैं तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो सोचते हैं उसी को आत्म संप्रत्यय या फिर आत्म धारणा कहा जाता है। मतलब कि हमारी अपने बारे में कोई ना कोई धारणा होती है। हम खुद को उस मतलब जो हमारे गुण होते हैं या फिर हमारी जो क्षमताएं होती हैं उसके अनुसार हम खुद को देखते हैं और वही हमारी एक इमेजिनेशन बना लेते हैं हम अपने माइंड में। वही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है और उसको हम आत्म धारणा या फिर आत्म संप्रत्यय कहते हैं। यानी आत्म संप्रत्यय मैं का महत्वपूर्ण हिस्सा है या यह विचार कि व्यक्ति कौन है, कौन तथा या क्या बन जाएगा, कौन था या क्या बन जाएगा। तो ये सारी धारणाएं जो होती हैं हमारे खुद के बारे में होती हैं। हम सोचते हैं हमारे प्रेजेंट में कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, या फिर हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि क्या मतलब हम पास्ट में कैसे थे। एंड अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं या फिर हम क्या बनेंगे या फिर क्या बन जाएंगे अपने फ्यूचर में। व्यक्ति क्या है के बारे में आत्म संप्रत्यय व्यक्ति का शारीरिक वजन, शैक्षणिक प्रदर्शन, लिंग भूमिका आदि के बारे में उसके विचार, भावनाओं और अनुभवों को दर्शाता है। जब भी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम क्या हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे मन में सबसे पहले ये आता है कि हमारे शारीरिक वजन कैसा है, हमारा शैक्षणिक प्रदर्शन कैसा है, मतलब कि हम एजुकेशन वाइज कैसे हैं, लिंग भूमिका क्या है हमारी, अगर हम मर्द हैं तो हमारी क्या भूमिका है समाज में, अगर हम औरत हैं तो हमारी क्या भूमिका है समाज में। इस सब के बारे में हमारे मन में विचार आता है, हमारी जो भावनाएं होती हैं और जो हमारे अनुभव होते हैं उन सबको दर्शाता है आत्म संप्रत्यय। और उस इन्हीं सभी विचारों की वजह से, इन्हीं भावनाओं की वजह से और अनुभवों की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। हम खुद के बारे में एक इमेजिनेशन बना लेते हैं या फिर आत्मधारणा बना लेते हैं। आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने बारे में इस तरह की धारणा का पूरी तरह से या तो सकारात्मक रूप रखता है या फिर नकारात्मक। तो व्यक्ति जो अपने बारे में धारणा बनाता है उसका सकारात्मक या फिर नकारात्मक रूप हो सकता है। इसके दो ही रूप होते हैं। सकारात्मक रूप में व्यक्ति अपने बारे में पॉजिटिवली सोचता है एंड उसकी जो अपने खुद के बारे में धारणा होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, वो अच्छे कामों की तरफ जाता है। लेकिन नकारात्मक जो धारणा होती है किसी भी व्यक्ति की खुद के बारे में, वो अपने बारे में नेगेटिवली सोचने लगता है एंड वो गलत कामों की तरफ जाने लगता है। तो यही हमारी आत्म धारणा होती है। जैसे लोगों का शैक्षणिक प्रतिभा के मुकाबले में खेल कूद में बहादुरी के प्रति सकारात्मक धारणा रखने या फिर बच्चों का गणितीय कौशलों के मुकाबले अपनी पठन योग्यता के प्रति सकारात्मक आत्म संप्रत्यय रखना। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स में वीक होते हैं लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट में वो सही होते हैं, तो वो इसको एक सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं और उसको नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे बाकी सब्जेक्ट में सही होते हैं बट मैथ्स में वीक होते हैं, तो वो उसको सकारात्मक रूप में ले सकते हैं कि हम मैथ्स में हमारे अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, 10th क्लास में होता है खासतौर पर ऐसा कि आपके मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आना जरूरी हो जाता है। पासिंग मार्क्स आने ही चाहिए मैथ्स में भी। कभी कभार अगर कोई बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं मैथ्स में 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में, तो वो जो है नेगेटिवली उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे का मानसिक संतुलन होता है वो भी खराब हो सकता है। किसी व्यक्ति के आत्म संप्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करना सरल नहीं होता। मतलब कि हम किसी के भी बारे में इजिली उसके जो वो खुद के बारे में क्या सोचता है इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। ये बहुत मुश्किल काम होता है। जब हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं तभी हमें समझ आता है कि वो इंसान खुद के बारे में क्या सोच रहा है। अब इसमें आत्म संप्रत्यय के लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि आत्म संप्रत्यय जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि सामाजिक और सीखा हुआ है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि क्या बताया जाएगा। आत्म संप्रत्यय पर्यावरण और व्यक्ति आपसी प्रभाव पर बनते हैं। मतलब कि आत्म संप्रत्यय
संप्रत्य जो होता है वो हमारा सामाजिक सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर हम किस तरह से सीख रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो सब हम सीख लेते हैं। तो हमारे पर्यावरण से बनता है हमारा आत्म संप्रत्य। जो लोग हमारे पास रहते हैं या फिर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं के जैसे बन सकते हैं हम थोड़े थोड़े। ऐसा तो नहीं कि हम सेम उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन कभी कभार उनकी जो चीजें होती हैं वो हमारे अंदर आने लगती हैं। उनकी जो बिहेवियर होता है या फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे फ्रेंड्स के साथ रहने में या फिर जिन लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं वो हमारे अंदर उनकी आने लगती हैं। तो इसलिए कहते हैं हमें अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। वे खुद और दूसरों दोनों द्वारा बनाए गए आत्म की समझ के बारे में बताते हैं। मतलब कि वो खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं और दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस सब से मिलाकर वो अपनी एक आत्म संपत्ति बना लेते हैं। हम कैसे जानते हैं कि हम शर्मीले हैं, शतरंज में निपुण हैं, उद्विग्न हैं, या हम कुछ और हैं? इसके लिए कोई स्पष्टीकरण है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। जैसे आत्म प्रत्यक्षण सिद्धांत, तो ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। इसमें हम ये देखेंगे कि आत्म प्रत्यक्षण सिद्धांत, हम इसमें दो तरीके से खुद को जान पाते हैं। एक तो खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं खुद, और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो आत्म प्रत्यक्षण सिद्धांत में ये बताया जाएगा कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ये सिद्धांत बेन ने दिया है। ये सिद्धांत बताता है कि हम अपने व्यवहार को देखकर आत्म प्रत्यक्षण बना लेते हैं। मतलब कि अपने व्यवहार को देखकर हम समझ जाते हैं कि हम किस तरह के। जैसे अगर हम बैठकों और कक्षाओं के लिए समय पर पहुंचते हैं तो निष्कर्ष निकलता है कि हम समय के पाबंद हैं। तो ये हम अपने बारे में खुद की धारणा बना ली। अब सामाजिक तुलना सिद्धांत, तो इसमें हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उससे हम अपनी एक धारणा बनाते हैं। ये सिद्धांत फेस्टिंगर ने दिया। इसके अनुसार हम दूसरों के साथ अपनी तुलना के आधार पर खुद को जानते हैं। मतलब कि हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं, दूसरे लोगों के साथ, और फिर खुद को जान देते हैं। इस तरह अपने जैसे अन्य लोगों से अपनी शारीरिक बनावट, लक्षणों, योग्यताओं और अभिवृत्तियों की सहज तुलना करके खुद के बारे में समझ पाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है इसका, ये संगठित है। आत्म संप्रत्य जो है वो संगठित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। आत्म संप्रत्य में आत्म के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अभिवृत्तिक से संबंधित विविध संप्रत्य होते हैं। तो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि शारीरिक कॉन्सेप्ट हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, अभिवृत्तिक हो गया। मार्कस और वुल्फ के अनुसार, मार्कस और वुल्फ जो है वो विद्वान है, वो कहते हैं कि मनोबंध यानी कि व्यापक मानसिक प्रतिनिधित्व के रूप में ये स्वप्रासंगिक जानकारी को पदानुक्रमित तरीके से व्यवस्थित करता है। तो आत्म संप्रत्य जो होता है वो एक व्यवस्थित होता है, वो संगठित होता है। इसमें असंगत पहलू हो सकते हैं। आत्म संप्रत्य संगठित होता है लेकिन वे एक दूसरे के असंगत और अलग हो सकते हैं। मतलब वो संगठित तो होता है लेकिन वो असंगत भी हो सकता है और उसके अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक टॉरी हिगिंस 1987 ने आत्म असंगति सिद्धांत में इसकी व्याख्या करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी के 3 आत्म हैं। मतलब कि हर व्यक्ति के 3 आत्म होते हैं। और ये कौन बता रहे हैं? टॉरी हिगिंस मनोवैज्ञानिक हैं, वो बता रहे हैं इसके बारे में कि हर कोई जो होता है अपने बारे में 3 सिद्धांत रखता है या फिर 3 आत्म संगति सिद्धांत रखता है। पहला जो है वो वास्तविक आत्म। तो वास्तविक आत्म में हमारे अच्छे बुरे तथा सोच विचार शामिल होते हैं, यानी वर्तमान में हम जो हैं। तो वास्तविक आत्म वही हो जाता है जो हम अपने बारे में अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हमारा जो विचार है, हमारे जो थॉट्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं जो हम प्रेजेंट में हैं वो सारी चीजें हमारी वास्तविक आत्म में शामिल होती हैं। एक होता है आदर्श आत्म। तो आदर्श आत्म वह है जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं, यानी ये हमारे सामने आकांक्षा लक्ष्यों पर आधारित है। आदर्श आत्म का मतलब ये हुआ कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसे बनेंगे। तो इसमें लक्ष्य होते हैं और आकांक्षाएं होती हैं, इन सब पर बेस्ड होता है आदर्श आत्म। तीसरा है उचित आत्म। तो उचित आत्म वो होता है जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमसे क्या अपेक्षा करते हैं या फिर क्या कर रहे हैं या क्या सोचते हैं, जैसे माता पिता, मित्र, सामाजिक दुनिया और सांस्कृतिक मानदंड हमें कैसे उचित या अनुचित बताते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उचित आत्म जो दूसरे लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं या फिर दूसरे लोग हमसे उम्मीदें लगा रहे हैं कि हम बड़े होकर ये बनेंगे या फिर जो भी है, तो उचित आत्म में वो आ जाता है। 3 आत्म हो जाते हैं। वास्तविक आत्म में हम खुद के बारे में अच्छा बुरा सोचते हैं जो हम प्रेजेंट में हैं। आदर्श आत्म वो होता है जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं, फ्यूचर में बनना चाहते हैं, हमारे उसमें लक्ष्य आ जाते हैं और आकांक्षा आ जाती है। उचित आत्म में हमारे पेरेंट्स हमसे उम्मीदें लगाते हैं कि
हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे दोस्त या फिर हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम ऐसे बनेंगे या फिर हमें ऐसा बनना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स बताते हैं कि जब वास्तविक आदर्श आत्म जिसे व्यक्ति सबसे ज्यादा रखना पसंद करता है से बहुत ज्यादा अलग होता है, जो असंगति की स्थिति पैदा हो जाती है। तो जो कार्ल रॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो वास्तविक आत्म होता है वो आदर्श आत्म से अलग होता है। क्यों अलग होता है आपको समझ आ ही गया होगा। वास्तविक आत्म जो होता है उसमें हमारी जो प्रेजेंट टाइम में हमारी चाहे उसमें अच्छाइयां भी आ सकती हैं, बुराइयां भी आ सकती हैं, लेकिन आदर्श आत्म जो होता है उसमें सिर्फ हम अपने अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। अपने फ्यूचर के बारे में कोई भी ये नहीं सोचेगा कि उसके साथ बुरा हो सकता है, वो यही सोचेगा कि उसका फ्यूचर अच्छे से अच्छा हो और उसी के लिए वो काम करता है। तो इसलिए आदर्श आत्म जो होता है वो वास्तविक आत्म से डिफरेंट होता है, अलग होता है, जिसकी वजह से असंगति की स्थिति इसमें पैदा हो जाती है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसमें असंगति भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है इसका सकारात्मक और नकारात्मक आत्म संप्रत्यय। तो आत्म संप्रत्यय जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी, दो तरह के होते हैं, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। वही हम डीपली डिस्कस करेंगे इसमें। तो आत्म संप्रत्यय दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। पहला सकारात्मक आत्म संप्रत्यय में स्वयं के अच्छे, सक्षम, सुयोग्य होने के आत्म प्रत्यक्षण का परिणाम है। मतलब कि सकारात्मक आत्म में हम खुद के बारे में सोचते हैं कि हम सक्षम हैं, सुयोग्य हैं। तो ये सब अगर हम होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, तो वो हमारा सकारात्मक आत्म हो जाता है। और नकारात्मक आत्म में कोई भी व्यक्ति खुद को अस्वीकारने लगता है, मतलब कि वो खुद को पसंद नहीं करता, खुद के बारे में खुद को क्रिटिसाइज करता है, खुद की आलोचना करता है, खुद को दोष देने लगता है और इससे जो मेंटल स्थिति होती है वो बिगड़ने लगती है, मेंटली वीक होने लगता है वो और खुद पर शक करने लगता है, संदेह करने लगता है। तो ये हमारा नकारात्मक आत्म हो जाता है और इससे जो है मेंटली हालत जो होती है वो बहुत ज्यादा मेंटली वीक हो जाता है एंड उसको फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये हमारा नकारात्मक आत्म हो जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट है वह व्यक्ति को दिशा प्रदान करता है। तो आत्म जो होता है, अगर हमारा सकारात्मक आत्म होगा तो वो हमें एनकरेज करेगा एंड सही डायरेक्शन देगा। और अगर हम नकारात्मक आत्म की तरफ चले जाएंगे तो वो हमें गलत डायरेक्शन भी दे सकता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर अपने साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो सकारात्मक आत्म जो होता है वो हमें एनकरेज करता है और सही दिशा प्रदान करता है। जीवन के अनुभवों और सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा आत्म संप्रत्यय मात्र आकार ही नहीं लेते, बल्कि वे व्यवहारों को भी अर्थ, रूप और दिशा प्रदान करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो बिहेवियर है उसको, उसके अर्थ को रूप प्रदान करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं और हमें समझ आता है कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए। आत्म संप्रत्यय जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें खुद को जानना, इसलिए हमें खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए और फिर सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है ये स्थिर है फिर भी गतिशील है। मतलब कि आत्म संप्रत्यय जो होता है वो स्थिर भी होता है, गतिशील भी होता है। आत्म संप्रत्यय स्थिर है, वे पल पल और दिन प्रतिदिन नहीं बदलता, लेकिन वे गतिशील भी होता है क्योंकि अनुभव के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप हर रोज बदलते रहेंगे खुद को, ऐसा तो नहीं है। अगर आप जो आपका बिहेवियर है, आप हर दिन अपना बिहेवियर चेंज करते रहेंगे, अपनी हैबिट हर दिन चेंज करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हमें चेंज कर देता है। तो इसलिए जितने बड़े लोग होते हैं, जिनकी ज्यादा एज होती है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। जस्ट लाइक हमारे पेरेंट्स, हमारे जीवन के अनुभव हमें अपने बारे में नई चीजें सिखाते हैं, जिससे आत्म का विस्तार होता है। जो हमारे जीवन के अनुभव होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमसे एज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं और उनकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनको काफी सारी नई चीजें सिखा चुके होते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो वो भी हमारे जिस एज में हम हैं वो भी उस एज से गुजर चुके हैं, तो इसलिए उन्हें उस सब के बारे में पता होता है। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, बता रही हूँ आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसलिए हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो आत्म का इस तरह से विस्तार होता रहता है, वो गतिशील भी होता है और वो स्थिर भी होता है। तो गाइज ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है आपका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।